जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए 1 अक्टूबर 2023 का जो सेकेंड पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसका सलूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। 1 अक्टूबर 2023 फर्स्ट पाली का सलूशन करा दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता है जिसमें इसे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पानी, बी है अल्कोहल, सी है पारा और डी है फिनॉल। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि कांच के बर्तन में रखने पर उसको गीला नहीं कर पाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पारा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। जल्दी से बताइए, चारों ऑप्शन देखिए और इस प्रश्न का सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर गतिज ऊर्जा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं। इसे समझाया जा सकता है, यह किसका नियम था, जल्दी से बताइए। सापेक्षता का सिद्धांत के द्वारा यह दिया गया था। न्यूटन के प्रथम नियम में बताया गया इसके बारे में। द्वितीय नियम और तृतीय नियम। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, न्यूटन का प्रथम नियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि के काव्य पंक्ति है। चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सखी वे मुझसे कह कर जाते, ये कथन जो था ये महात्मा बुद्ध की जो पत्नी थी यशोधरा, जब उनको 29 वर्ष के आयु में महात्मा बुद्ध छोड़कर गृह त्याग करके चल गए थे ज्ञान के प्राप्ति के लिए, तो वहीं लिखती है और बोलती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो ये जो लिखा गया है काव्य, ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर सही क्रम आपको चुनना है। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिया गया है और यहाँ पर इसका सही क्रम आपको बताना है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इसको हम क्रम से सजाते हैं। देखिए, भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। पहला जो सेंटेंस हो जाएगा ये होगा भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। दूसरा सेंटेंस होगा कि संसद चुनाव के द्वारा आते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है और जो संसद चुने जाते हैं ये चुनाव के द्वारा आते हैं। उसके बाद से संसदों में सबसे जो महत्वपूर्ण स्थान होता है ये प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री लोकसभा के संसदों के द्वारा चुन कर आते हैं। तो इस प्रकार इसका सही क्रम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 4 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न के शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 जो शब्द दिया गया, एक ही शब्द है लेकिन कोई इसमें से 3 अशुद्ध है और 1 शुद्ध है। इसको शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पर तकनीकी इस प्रकार से लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सही पर्यायवाची शब्द चुनना है। रमा का यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो रमा का सही पर्यायवाची इंदिरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बहुत ही हेल्प करेगा आपको तैयारी करने में। इसी पर आधारित जो आपका आगे एग्जाम होगा अगस्त में, तो इसी पैटर्न पर आपकी एग्ज़ाम पर आने वाला है। तो ऐसा ही आपको तैयारी करना है जिससे कि अधिक से अधिक आप लगभग 75 प्लस स्कोर करने का प्रयास कीजिएगा। 100% आपका सिलेक्शन होगा 75 प्लस अगर आप स्कोर कर देते हैं। इसी प्रकार आपको तैयारी करना है। 8 नंबर प्रश्न की समानार्थी शब्द बताना है। वर्ज्य का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर निषिद्ध हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि उत्कर्ष का यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द क्या होगा।
उत्कर्ष के यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द बताना है तो अपकर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है कि साँझ और रात के बीच के समय को क्या कहते हैं? तो साँझ और रात के बीच के समय को हम गोधूली बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर असंगत शब्द का चयन करना है। इनमें से कौन सा असंगत शब्द है? देखिए, रोप, कोप और यहाँ पर अमर्स, ये तीनों का अर्थ जो होता है वह क्रोध होता है। रोष हो गया या कोप हो गया या अमर्स हो गया, तीनों का अर्थ होता है क्रोध। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अशोक है जो कि इससे भिन्न है, बेमेल है, असंगत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12वां प्रश्न है आपके सामने, रिक्त स्थान को भरना है कि डैश इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। यहाँ पर रिक्त स्थान के जगह पर कौन सा शब्द आएगा? तो यहाँ पर अगर हम जो कोई भरेंगे, यानी जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने, इसमें से अशुद्ध भाग का चयन करना है। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा गया है और उसको हम 4 भागों में बांटा गया है। बताना इस किस भाग में त्रुटि है। तो देखिए, इसमें सेंटेंस को पढ़ना है, पिताजी मुझको नई कमीज और माता के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। इस कहाँ पर त्रुटि है? तो देखिए, इसको अगर पढ़िएगा, यहाँ पर है माता के लिए और यहाँ पर है मुझको, तो दोनों में समान यहाँ पर कारक का प्रयोग किया जाता है। तो पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माता के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, तो यहाँ पर मुझको नहीं होगा, मेरे लिए होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में अशुद्ध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल द ब्लैंक्स। टू young man dashed the chain from the woman's neck and ran away। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुल्ड का प्रयोग होगा। 2 जवान आदमी था जो कि एक औरत के गर्दन से चैन खींचकर और भाग गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। सेंटेंस है आपके सामने कि ही सैड कमा इन्वर्टेड कमा लेट हरी कम विथ अस मदर फुल स्टॉप है, उसके बाद से आई शैल टेक केयर ऑफ हिम। इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिएगा तो इसके लिए हो जाएगा, He informs his mother to let her come with them as he would take care for him। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर देखिए, फेबुलस, इसमें से कौन सा सही लिखा गया है? सही मीनिंग वाले को आपको चयन करना है। फेबुलस यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फेबुलस से FABULOUS हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि फिल ऑफ द ब्लैंक। 17 नंबर थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको भरना है, जो यहाँ पर रेकरिंग किया गया है इसका स्थान पर कौन सा सही होगा आपको भरना है। आई मस्ट रिप्लाइंग दिस लेटर इमीडिएटली। तो यहाँ पर रिप्लाइंग हिज लेटर है, इसका स्थान पर यहाँ पर कौन सा भाग आएगा आपको बताना है। तो देखिए, इसमें भरा जाएगा आई मस्ट रिप्लाई टू दिस लेटर इमीडिएटली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर रेकरिंग जो किया गया है तो यह एक आइडम्स है, तो इस आइडम्स के सही अर्थ क्या होगा यहाँ पर भरना है। तो देखिए, आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड्स बिकॉज सी हैज़ बीन विथ मी थ्रूआउट थिक एंड थिन। तो इसका अर्थ क्या होता है, यानी किसी भी स्थिति में, अच्छा स्थिति हो या ख़राब स्थिति हो, सभी स्थिति में वो मेरे साथ रहता है। तो इसके हो जाएगा इन बोथ गुड्स टाइम्स एंड बैड टाइम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि फ्रेम ए क्वेश्चन टैग टू गेट द फ्लोइंग से आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन टैग ये क्वेश्चन है, इसको हम अगर इंटरोगेटिव में हम कन्वर्ट करें तो किस प्रकार कौन सा वर्ड डालकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं।
इसको ऐसे पूछा गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ही हैज़ गॉन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कॉजन। तो यहाँ पर इसको अगर हम क्वेश्चन पूछे कि वह रेलवे स्टेशन किस लिए गया, किस कारण से गया, क्यों गया, तो वह देखने के लिए गया। किसको? अपने कॉजन को देखने के लिए गया था। यहाँ पर व्हाई हो जाएगा, क्वेश्चन पूछेंगे व्हाई से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर देखिए साइनोनिम्स बताना है। वर्ड्स दिया गया है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होना कि ऊपर उठना, राइज करना, तो इसका जो हो जाएगा राइज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है। तो भारत में केंद्र और राज्य का जो संबंध है वो किस पर निर्भर है? पहला पॉइंट है संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा है परंपराओं और प्रथाओं पर, और तीसरा है यहाँ पर न्यायिक व्याख्याओं पर, और चौथा है कि संवाद के लिए यांत्रिकी पर। तो यहाँ पर चारों सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दी गई थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये इंग्लैंड के द्वारा दिया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ है? सिंपल सा है, टोटल कितना है? तो 24 है, और उसका कलर कैसा है? तो ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? फ्रेटर्निटी का अर्थ होता है भाईचारा, तो इसका हो जाएगा भाईचारे का भावना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर इस वीडियो का जो PDF है अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। 26वां प्रश्न आपके सामने कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो ये अवशिष्ट सूची का विषय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27वां प्रश्न आपके सामने कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका वर्णन किया गया है, वो भाग 4 में किया गया है, और ये अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। तो इसके देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सा है, 36 से 51 के बीच में इनमें से कौन सा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर देखिए नागरिक संहिता के बारे में वर्णन किया गया है 44 में, तो यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जितने भी सदस्य हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी के सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? पहला पॉइंट है कि भारतीय संविधान 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है, बिल्कुल सही है, 3 प्रकार के नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। दूसरा पॉइंट है कि भारत के की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो कि गलत है, नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, जो कि गलत है, जो भाषाओं से संबंधित है अनुसूची 8 में उसका व्याख्या किया गया है। और चौथा पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो 1 नंबर और 4 नंबर है जो कि सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? तो देखिए जो दीन इलाही धर्म लाया गया था ये 1582 ईस्वी में लाया गया था अकबर के द्वारा, और इसको धर्म किसने बताया था? तो अबुल फजल के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो बंगाल का जो अंतिम स्वतंत्र शासक था वह सिराजुद्दौला था,
जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? देखिए, भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उसी टाइम भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया और पाकिस्तान को 2 भागों में भी बांटा गया। एक था भारत का पश्चिम में, उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला गया, और भारत के जो पूर्व में था वो पूर्वी पाकिस्तान बोला गया। लेकिन सन 1971 ईस्वी में जंग छिड़ गई यहाँ पर, और वहीं पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इनको 2 टुकड़ा कर दिया गया। एक कर दिया गया जो पश्चिम में था उसका पाकिस्तान हो गया, पूर्णतः पाकिस्तान, और जो पूर्व में था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, उसका नाम बांग्लादेश पड़ गया। तो ये 1971 में घोषणा किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34वां प्रश्न है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ये अफीम को लेकर युद्ध हुआ था इंग्लैंड और चीन के बीच में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 युद्ध हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच में, अफीम प्रथम और द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे जो कि पूजा करते थे, वो पशुपति का पूजा करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? इनमें से जो संत हैं कौन थे जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र से संबंधित थे, सक्रिय थे? तो एकनाथ थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि 79वीं ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने मुंबई शहर को राख से दफन कर दिया? मुंबई शहर ये कहाँ पर है? तो ये इटली में, और वहाँ पर जो 79वीं सदी में ज्वालामुखी, वहाँ पर पर्वतीय ज्वालामुखी फटा तो वह पूरा शहर है जो कि राख से ढक गया। तो किसके फटने से? तो माउंट वेसुवियस के फटने से हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? ऑप्शन नंबर ए पुनपुन नदी, बी है गंडक, सी है अजय नदी, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गंडक नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 4थे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? एनटीपीसी बाढ़, एनटीपीसी कहलगांव, एनटीपीसी बरौनी और बीआरबीसीएल नवीनगर। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो एनटीपीसी बरौनी है जो कि प्रथम स्थान लाया है, जो कि बिहार में है, बिहार के बेगूसराय जिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो सुभद्रा देवी को, जो कि कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, पहला यहाँ पर कथन है कि यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडा दिखाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का जीएनपीए अनुपात क्या था? बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.9%। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है? कम पूंजी निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, जनसंख्या का दबाव। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए, भारत में गरीबी का ये तीनों का तीनों मुख्य कारण है। कम पूंजी निर्माण, पूंजी का बहुत कम निर्माण होता है। दूसरा है कि बुनियादी ढांचे की यहाँ पर बहुत सा कमी है, और जनसंख्या का दबाव है। दिन पर दिन भारत की जनसंख्या जो कि बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अभी विश्व में प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से आ गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो कि भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनती है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
देखिए, अगर स्टोरेज की बात की जाए कि ये जो शकरकंद है ये भूमिगत संरचना है और भोजन भंडारण करती है। तो अगर भंडारण की बात की जाए तो जड़ में भंडारण करती है। अगर यहाँ पर भोजन कहाँ बनती है तो पतिया से बनती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न आपके सामने कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है। मतलब यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रक्षक कोशिकाएं। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है। जो गन्ने में बीमारी एक है जो कि लाल लाल सड़ने लगती है, वहाँ पर लाल लाल हो जाता है, ये किसके कारण होता है, किस कवक के कारण होता है। तो यह जो फंगस होता है कोलेक्ट्रेकम फल्कटम उसके द्वारा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो जे क्यू प्लेवो के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि कृषि बीमा योजनाओं में शामिल है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कृषि बीमा योजना में शामिल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर 4 कथन दिया गया है और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कि सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयों उत्पन्न करने के साथ ही एक कॉरपोरेट धाराओं को लाभ करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा। लखनऊ, बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बेंगलुरु बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं कौन सा ग्रुप बनाते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन यानी MGC, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है। बिक्री कर, संपदा शुल्क, उपहार कर और संपत्ति कर। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिक्री कर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बिक्री कर यह एक अप्रत्यक्ष कर है, यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला है कि सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। दूसरा पॉइंट है कि फूड एंड माउथ डिजीज और ब्रेसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण। 15,000 रुपये करोड़ का द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार का थोड़ा डिफ़िकल्ट भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। 54वां प्रश्न है कि UNDP तैयार करता है। UNDP क्या तैयार करता है, जल्दी से बताइए। तो बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। तो यहाँ पर 2 कथन है। पहला कथन में यहाँ पर 4 पॉइंट है, उसके बाद दूसरा कथन है। पहला कथन है कि रणनीति के क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन, दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज और बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं। और दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन, निजीकरण बंद कर दिया जाएगा। इसमें कौन सा कथन सही है। तो केवल पहला कथन सही है और दूसरा गलत है।
नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। देखिए सिक्का से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है कि आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के है। दूसरा है कि किप्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्का का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो इसका एक बार सर्च करके देखिएगा, बहुत सारा अच्छा बात इसमें बताया गया है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011, अगर सिक्का आप किसी को दे रहे हैं नहीं ले रहा है तो उसके लिए आप उस पर कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा सर्च करके देखिएगा। यह तीनों कथन सत्य है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। यानी यहाँ पर देखिए श्रृंखला कैसा आपको ढूंढना है। तो श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज में हो। तो देखते हैं कौन 3 के गुणज में है। तो देखिए जो यहाँ पर जी है ये 7 बार पाता है, 3 के गुणज नहीं है। ए है एक पाता है, ये भी 3 का गुणज नहीं है। डी 4 पाता है, ये 3 का गुणज नहीं है। एल देखिए एल 12 पाता है, 3 का गुणज है। उसके बाद 15 पाता है, ओ आर 18 पाता है, यू 21 पाता है, एक्स 24 पाता है। तो ये 3 का गुणज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। 58वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा और 81 का स्क्वायर 65-61 होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सी दो संख्या को आपस में बदलना होगा। इसमें दो संख्या को आपस में बदलना होगा जिससे कि यहाँ पर 31 प्राप्त हो जाए। तो देखिए 16 की जगह पर 32 और 32 की जगह पर आप 16 जब रखिएगा तो ये समीकरण को और हल कीजिएगा तो 31 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 61वां प्रश्न आपके सामने कि दी गई उत्तराकृति में उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो सिंपल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा आएगा आकृति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है आपके सामने। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप 10th का मैथ पढ़ना बेहद ही ज़रूरी है। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बिंदु ए पर किसी मीनार के शीर्ष का अवनमन कोण यहाँ पर अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि वह बिंदु मीनार के आधार से 80 मीटर की दूरी पर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए आधार से दूरी है जो कि 80 मीटर है, इसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो जब ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर इसका हाइट ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमको आधार मिल गया है, हमको लंब ज्ञात करना है, लंब यानी हाइट ज्ञात करना है, एंगल भी मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए आधार और लंब में संबंध कहाँ किस में होता है, तो tan थीटा होता है। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा। पहले तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है h है और आधार का मान 80 है। और देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा 80। अब ये 80 इधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 80/√3। अब 80/√3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है आपके सामने कि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो इसका मान ज्ञात करना है। बेहद ही सिंपल है। देखिए 4 tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 3/4। तो साइन का मान 3 हो जाएगा, cos के बाद मान 4 होगा। जहाँ जहाँ साइन हो जाएगा 3 रख देंगे, जहाँ जहाँ cos हो जाए हम 4 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 गुने साइन के जगह पर क्या रखेंगे 3 माइनस में 4 और फिर में 4 गुने 3 और प्लस में 4। 4 3 12 में से 4 घटा तो 8 और ये 12 4 16 यानी 1/2। इसका आंसर हो जाएगा 1/2। 64वां प्रश्न है आपके सामने कि एक आयताकार मैदान की क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का योग का 15 गुना है। यदि उस मैदान की लंबाई 40 मीटर है तो उस मैदान की चौड़ाई क्या होगी। चलिए सिंपल सा प्रश्न है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है
उसका क्षेत्रफल जो है वह लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना दे दिया है, तो 40 दे दिया है, और चौड़ाई कितना है तो हमको ज्ञात करना है। तो चौड़ाई को यहाँ पर b मान लेते हैं। ये हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। फिर इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल तो हो गया बराबर क्या दिया गया है, तो 15 गुना है। 15 गुना क्या है, तो लंबाई और चौड़ाई का योग। तो लंबाई कितना है, तो 40 हो जाएगा, और प्लस में हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, तो यहाँ पर b हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, तो 40 b हो गया, और दूसरे तरफ क्या हो गया, तो 15 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60 यानी 600, और प्लस में 15b। तो ये 15b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 40b में से 15b माइनस होगा तो हो जाएगा कितना, 25b। इस 25b बराबर कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो यहाँ पर कट करेंगे तो b का वैल्यू निकल कर कितना आ जाएगा, तो 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पर चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 24 मीटर हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है आपके सामने। यदि त्रिज्या r1 और r2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग त्रिज्या r वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा। देखिए दो वृत्त है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या r1 है, और दूसरा वृत्त है उसका त्रिज्या r2 है, और इसका जो योग क्षेत्रफल का योग है वह r त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर पाई हो गया और r1 स्क्वायर हो गया, अब प्लस में पाई हो गया, r2 स्क्वायर हो गया, दोनों का क्षेत्रफल हो गया, और बराबर कितना है, तो पाई r स्क्वायर। अब देखिए पाई यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो पाई कॉमन होगा तो पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस में r2 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो इसमें कौन सा कथन सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 66वां प्रश्न है आपके सामने कि 5 लड़कों का औसत 16 वर्ष है। यदि 5 लड़का का औसत यहाँ पर 16 वर्ष है, तो टोटल योग कितना आ जाएगा पाँचों लड़कों का एज का, तो 16 × 5 = 80 यानी 80 वर्ष हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, तो 80 वर्ष हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया जिसमें से 4 लड़कों का औसत दिया गया वो 16 वर्ष 3 महीना है। देखिए यहाँ पर 5 लड़कों का दिया गया है, फिर यहाँ पर 4 लड़कों का दिया गया है। तो देखिए 4 लड़कों का औसत कितना दिया गया है, तो 16 वर्ष 3 महीना। तो चलिए इसको करते हैं। तो 16 चौका 64 और 64, और यहाँ पर 3 महीना में 4 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, 12 महीना यानी 1 वर्ष। तो कितना हो जाएगा, 1 = 65 वर्ष हो गया। 5 लड़कों का जो टोटल योग है वो 80 वर्ष है, और 4 का यहाँ पर 65 हो गया। यहाँ पर 5वें लड़का का पूछा है, तो 80 में से 65 माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, यानी 5वां जो लड़का है उसका एज कितना हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है आपके सामने कि एक मिश्रण के 729 ml में दूध और पानी का अनुपात है जो कि 7:2 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण अनुपात है वो 7:3 में प्राप्त करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे दोनों में अनुपात को देखते हैं। तो देखिए दोनों में 7 समान है, लेकिन यहाँ पर 2 3 दोनों में डिफरेंस है। और देखिए यहाँ पर पहला जो अनुपात है वो दूध का दिया गया है, पहला यानी 7 है जो कि दूध का है, और 2 है जो कि पानी का है। यहाँ पर पहला 7 जो कि दूध का है, और 3 है जो कि पानी का है। तो देखिए यहाँ पर दूध की मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, यानी अस्थायी है, और पानी इसमें डाला जा रहा है, 1 यूनिट पानी मिलाया गया है। सबसे पहले याद करते हैं कि इसमें दूध और पानी कितना कितना है। तो 7 दूध कितना होता है, 7 दूध 9 यूनिट। 9 यूनिट का मान कितना है, तो 729 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 81 हो गया, और कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का। तो यहाँ पर 81 ml इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है आपके सामने, यदि x² माइनस bx प्लस c बराबर 0 है के मूल अगर अल्फ़ा और बीटा है, यह एक द्विघात समीकरण है और इसका मूल दिया गया है, इसका मूल है अल्फ़ा और बीटा। और दूसरा यहाँ पर देखिए फिर एक माइनस अल्फ़ा उसके बाद माइनस बीटा, मूलों का समीकरण क्या होगा। दो यहाँ पर और मूल दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया कि इसका समीकरण क्या होगा। तो देखिए द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का यानी मूल्यों का योग यानी अल्फ़ा प्लस में बीटा x प्लस में मूल्यों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा इक्वल टू 0। यह इसका एक फार्मूला है। इस फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पहला जो समीकरण है, यहाँ से शून्यकों का मूलों का योग और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। मूलों का योग जो होता है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर माइनस बी के जगह पर क्या है, तो माइनस बी की जगह पर यहाँ पर बी माइनस से ऑलरेडी रहना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो इस कितना हो जाएगा, बी बाई ए हो जाएगा। और गुणनफल कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, गुणनफल कितना हो जाएगा, तो सी बाई ए होता है। तो देखिए सी का सी हो जाएगा, ए का ए हो जाएगा। इस प्रकार से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हो गया। फिर यहाँ से अब देखिए इस शून्यक मूल से निकालेंगे हम, तो माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा, इसका हम योग करेंगे। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में बीटा, और यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस उधर से गुना कर देंगे तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। अब गुणनफल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी सी बाई ए। इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, तो सी बाई ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर उसके स्थान पर हम रख देंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसका वैल्यू कितना निकल कर आया है, तो माइनस बी बाई ए निकल के आया है। तो माइनस बी बाई ए को रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ पर प्लस से बी एक्स हो जाएगा, प्लस बी एक्स यहाँ पर पूरा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट में, तो सी बाई ए। गुणनफल कितना दिया गया है, तो सी बाई ए, तो सी यहाँ पर रख देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर निकल कर आ जाएगा x² प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 69वां प्रश्न है आपके सामने कि सही उत्तर का चयन करें। रेखा चित्र के अनुसार समीकरणों की जोड़ी। यहाँ पर दो समीकरण दिया गया है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और इसमें से कौन सा सही है। देखिए कुछ बातें यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता है तो उसमें हम देखते हैं कि समीकरण देखकर हमको पता करना होता है कि इसका कितना हल होता है। इसके लिए फार्मूला होता है a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। देखिए पहला देखिए ना a1 बाई a2 बराबर होता है ना b1 बाई b2 बराबर होता है। कोई के कोई बराबर अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर एक हल निकल कर आएगा, एक हल ही याद रखिएगा। a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो यहाँ पर एक हल निकलता है। फिर दूसरा यहाँ पर कथन क्या होता है, a1 बाई a2 तो बराबर रहता है b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं होता है। इस स्थिति में एक भी हल नहीं निकलता है, यानी वो एक दूसरे के समानांतर चलता है। फिर तीसरा क्या होता है बात, यहाँ पर a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों बराबर रहते हैं। उस टाइम संपाती हो जाता है, यानी अनंत हल होता है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a1 इसमें कौन है, तो 6 है, a2 है 2 है, यहाँ पर b1 3 है और b2 1 है,
और C1 यहाँ पर 10 है और C2 है जो कि 9 है। तो A1 A2 का अनुपात कितना आ जाएगा 6/2 यानी 3/1 इक्वल टू यहाँ से -3 हो जाएगा -1 तो 3/1 हो जाएगा, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और 10 बटा यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 है जो कि बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं है। यदि एक दूसरे के समानांतर चलेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है। देखिए 1/8 भाग काला मिल गया यहाँ पर, तो कितना शेष अब कितना बचा है? तो शेष अब बचा है 1/8 का शेष कितना है? तो 7/8 बचा है शेष। उसके बाद शेष भाग का 1/2, शेष भाग का 1/2 कितना हो जाएगा? तो 7/16 हो जाएगा। इतना भाग है जो कि सफ़ेद है। काला हमको मिल गया, काला 1/8 और सफ़ेद कितना है? तो 7/16 हो गया। फिर इस नीले भाग की लंबाई है जो कि, और यहाँ पर दिया गया कि शेष भाग नीला है। अब जितना बच गया वो नीला है और इस नीले भाग की लंबाई यहाँ पर 3.1/2 दिया गया है। तो पेंसिल का लंबाई ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि पहले शेष जो भाग कितना बचा है। तो ये 1/8 प्लस में 7/16 इक्वल टू कितना हो गया? तो यहाँ पर 2 और 9, 9/16 हो गया। तो देखिए टोटल यूनिट है जो कि 16 है और यहाँ पर 9/16 यहाँ पर बचा, यानी शेष कितना बच गया है? तो शेष जो बच गया है वह 7/16 बच गया है। यानी यही जो 7/16 शेष बचा है यही है जो कि नीला का भाग है। तो 7/16 यूनिट का मान कितना दे दिया गया है? तो 3.1/2, 3 दूना 6, 6 1 7, 7 बटा कितना हो जाएगा? तो 2, 7 से 7 ख़त्म हो जाएगा और ये 8 और इधर जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर इसका मान हो जाएगा। टोटल पेंसिल का लंबाई कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न है को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम हल को देखेंगे। हल को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले भाग का क्रिया करते हैं यहाँ पर। तो 9 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 18 माइनस 3 और गुने में 5 और 5 ये कितना है? 15, 15 18 में से 15 गया तो कितना हो गया? 3। देखेंगे कि बट्टा में 3 किस में है? तो इसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72वां प्रश्न है आपके सामने कि किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ऑर्थोपोडा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो ऐसा उदाहरण हम आपको बताएं तो केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, बिच्छू हो गया, इसमें संयुक्त पैर पाया जाता है। नेक्स्ट 73वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा? तो काउपॉक्स को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 74वां प्रश्न है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है? बताइए 74वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो किस रूप में जाना जाता है? तो जाति वृत्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखाते हैं। तो देखिए कबूतर, मच्छर और चमगादड़ तीनों का पंख का मुख्य कार्य है जो कि उड़ना होता है, लेकिन इसका जो बनावट है वो अलग अलग डिफरेंस रहता है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे तो इसको समरूप अंग बोलते हैं, यानी कार्य समान रहेगा लेकिन बनावट आकृति उसका अलग अलग रहेगा। तो इसको हम समरूप अंग बोलते हैं और यहाँ पर उसको हम अभिसारी विकास बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि बैसिली बैक्टीरिया है जो होते हैं, जो बैसिली बैक्टीरिया होते हैं इसका आकार कैसा होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है?
तो छड़ के आकार का होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 77वां प्रश्न है आपके सामने कि खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है। देखिए, दो प्रकार की मछली होती है, एक मीठे पानी में पाई जाती है और एक खारे पानी में पाई। समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, तो उसमें डिफरेंस टाइप का मछली पाई जाती है। और मीठे पानी जो साधारणतः हम लोग तालाब से निकालते हैं, नदी से निकालते हैं, ये सब मीठे पानी का मछली है। तो देखिए, कतला, रोहू, ये दो जो मछली है ये मीठे पानी में पाया जाता है। और यहाँ पर देखिए हिल्सा हो गया, पम्फ्रेट हो गया, मैकरल हो गया, ये सभी के सभी समुद्री मछली है जो खाने योग्य होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 78वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। बताइए, यहाँ पर पदार्थ की बात की जाए तो सबसे कठोर पदार्थ है जो कि हीरा है, और धातु की बात की जाए तो सबसे कठोर है जो कि टंगस्टन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 79वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। कौन सी धातु है जो कि पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो लोहा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। 80वां प्रश्न है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल को डैश कहा जाता है। बियर, वाइन, वोडका, रम। बताइए 80वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा। तो उसको हम लोग बियर बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 81वां प्रश्न है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, तो पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने समय में। 3/4 हिस्सा जो कि क्षय हो जाएगा, तो 8 महीना लगेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 82वां प्रश्न है कि जब पानी में इनो साल्ट को डालते हैं तो एक बुलबुला बनता है, और उस बुलबुला के माध्यम से कौन सा गैस बाहर निकलता है। बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, CO2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 83वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो टेक्नेशियम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 84वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए, लगभग सभी तत्वों में न्यूट्रॉन होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और इन्हीं योग से परमाणु द्रव्यमान बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, और इसमें केवल इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है। टीयर गैस, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, यानी Cl2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 86वां प्रश्न है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर कौन सा है। बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो टेफ्लॉन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 87वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है। इनमें से कौन कौन सा शहर है जो कि जहाज निर्माण से संबंधित है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो इसमें से एंटवर्प हो जाएगा, फिर से ट्राइस्टे हो जाएगा, और हैम्पर्स हो गया, यानी 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 88वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो असम को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों को चाहिए प्रीवियस ईयर और न्यू मॉडल सेट पर आधारित, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। 89वां प्रश्न है कि अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
यहाँ पर 3 कथन दिया गया है। पहला पॉइंट है कि अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, बिल्कुल सही है। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं पारगमन शिविर के रूप में किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों पॉइंट सही है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक के महाद्वीप स्थित है। तो देखिए आर्कटिक जो क्षेत्र है ये उत्तरी ध्रुव के समीप में है और अंटार्कटिक के महाद्वीप है जो कि दक्षिणी ध्रुव के समीप में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चलिए यहाँ पर एक तरफ रेलवे जोन है और दूसरी तरफ उसका मुख्यालय है। पश्चिमी मध्य कौन सा हो जाएगा? तो जबलपुर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य में हाजीपुर हो जाएगा और उत्तर पूर्वी में गोरखपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा। फिर से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो कौन सा है? तो दीव है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुडुचेरी के बारे में 2 कथन दिया गया है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी और शेष 3 दिशाओं से तमिलनाडु से घिरा है, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, बिल्कुल सही है। माहे है, कराईकल है, पुडुचेरी है और ये नम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। 94वां प्रश्न है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, इनमें से कौन सा है? तो गन्ना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 95वां प्रश्न है आपके सामने कि परिवर्तन के नियम सत्य है। जो परिवर्तन का नियम 2 नियम है। पहला है कि परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। उसके बाद आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यह केवल समतल दर्पण के लिए ही सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा बेहतर कंडक्टर है? क्रोमियम, निकेल, नाइक्रोम, लोहा। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो इसमें से बेहतर कंडक्टर है, सबसे बेहतर है चांदी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में निकेल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न की खगोलीय दूरबीन बनाई गई छवि होता है। खगोलीय दूरबीन में कैसा छवि बनता है? तो आभासी बनता है, उल्टा बनता है, आवर्धित यानी 12 बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 98वां प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता संदर्भ में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 99वां प्रश्न है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के तकनीक पर कार्य करता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 100वां प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई की औसत दूरी होता है। खगोलीय इकाई की औसत दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न है जो 1 अक्टूबर 2023 का बिहार पुलिस के सेकेंड पाली में पूछे गए थे, सभी देख लिए हैं। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।